कैसे बना, एक एक लाइन को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोलराउस का जो नियम है, पहले इसको समझेंगे कि यह लेमडा इन्फिनाइट, देखेंगे लेमडा के ऊपर क्या घात है, तो इन्फिनाइट है, बराबर है, ये लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस हो गया, और लेमडा के ऊपर यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कोलराउस का नियम बस इसी में छिपा है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बनेगा नियम, तो इसका नाम क्या है, तो कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम तो क्लियर हो गया कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन, और यह क्या है, ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। अब बस बनाना सीख जाएंगे आप लोग, बस इसको ध्यान से अगर समझ लिए तो समझिए परिभाषा क्या होगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ परिभाषा को पहले नोट किया जाएगा, किसी वैद्युत अपघट, आगे अब यहाँ पे सेंटेंस बना करके लिखेंगे, किसी वैद्युत, किसी विद्युत अपघट, किसी विद्युत क्या लिखेंगे, अपघट, विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता, की चालकता, चालकता का मान, का मान उनके धन आयनों, धन आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता के योगफल, के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है। यह नियम क्या कहलाएगा, कोलराउस का नियम कहलाएगा। बराबर होता है, कोलराउस का नियम, राउस का नियम कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। दोस्तों आप लोग को तो नियम ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे याद करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। यह लेमडा है और इसके ऊपर घात क्या है, इन्फिनाइट है, उसको अनंत कहते हैं, बराबर हो गया, ये लेमडा हो गया, इन्फिनाइट हो गया, और यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ लिख देंगे इन्फिनाइट। अब इसी से कोलराउस का नियम को बनाया गया है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोलराउस का नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यह नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इस नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये इसका नाम क्या है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो कोलराउस का नियम इसी में छिपा हुआ है। इसको जब 2 बार 3 बार आप लोग बनाना सीख जाएंगे, कैसे बने, पहले इसका नाम लेंगे, फिर इन दोनों का नाम लेकर के योगफल बराबर होता है,
तो बहुत आसान हो गया कोलोराउस का नियम। तो कोलोराउस का नियम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, यहाँ सबका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या नाम है? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, पर तुल्यांकी चालकता। तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम याद हो गया। अब जो है अगला लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लेम्डा, यहाँ प्लस है और ऊपर जो है इन्फिनाइट है, तो इसका क्या नाम है? अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धन आयन, धन आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। अब एक और नाम है लेम्डा, लेम्डा है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इन्फिनाइट है। अब इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता पर ऋण आयनों, ऋण आयनों, ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता है। तो यह तीनों का नाम अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसको कोलोराउस को नियम को याद भी कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे? बस इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। तो अब अगला जो हम लोग लिखेंगे कोलोराउस का नियम का उपयोग, मतलब कोलोराउस का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोलोराउस का, कोलोराउस का नियम, कोलोराउस का नियम का उपयोग, नियम का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो कोलोराउस का उपयोग जो है निम्न है, निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। तो एक एक आपको नियम को समझिएगा कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो कोलोराउस का पहला जो उपयोग होगा, वैद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस नियम के सहायता से वियोजन की मात्रा को क्या किया जाता है? ज्ञात की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पहला, पहला इसका उपयोग लिखेंगे इस नियम द्वारा, इस नियम द्वारा, मतलब इस नियम मतलब कौन सा नियम? कोलोराउस का नियम। इस नियम द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है, वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा कोलोराउस का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस नियम द्वारा जो प्रयोग करेंगे वह वियोजन की मात्रा को क्या करते हैं? ज्ञात की जाती है। अब यहाँ वियोजन की मात्रा जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखेंगे वियोजन का जो मात्रा है वह अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है, अल्फा सूत्र भी याद रखिएगा, लेम्डा भी बटा लेम्डा इन्फिनाइट। क्या नाम है? लेम्डा भी बटा लेम्डा
इन्फिनाइट, यह जो है किसका सूत्र है, तो वियोजन की मात्रा का सूत्र है। अब इसमें सबका नाम को नोट करेंगे, सबका नाम क्या है। जैसे यह अल्फा का क्या नाम है, तो अल्फा का नाम है वियोजन की मात्रा। और यह लेम्डा भी का क्या नाम है, तो किसी तनुता पर क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। और इसका क्या नाम है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता नाम है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, अब यहाँ नोट कर लेंगे लेम्डा भी का क्या नाम है, तो लेम्डा भी का नाम याद रखिएगा, किसी तनुता पर तुल्यांकी, किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता लेम्डा भी का नाम है। और लेम्डा इन्फिनाइट का नाम तो आप लोग को याद हो गया होगा कि लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता नाम है। तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब कोलराउस का जो नियम का दूसरा उपयोग समझेंगे। तो यह नियम, पहला नियम को आप लोग जहाँ उपयोग होता है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब दूसरा यहाँ उपयोग है, अब यहाँ नोट करेंगे दूसरा उपयोग। तो दूसरा उपयोग का प्रयोग लिखेंगे अब, कोलराउस का, कोलराउस के नियम, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल, दुर्बल एक प्रबल होता है। तो दुर्बल मतलब कमजोर और प्रबल मतलब शक्तिशाली। तो यह दुर्बल वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य, विद्युत लिखिए या वैद्युत लिखिए, दोनों का नाम सेम है। बस यहाँ वैद्युत भी कई लोग वैद्युत लिखते हैं, कई लोग क्या है, विद्युत लिखते हैं। तो यह विद्युत या वैद्युत दोनों लिखा जा सकता है। तो वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है, की जाती है। तो दूसरा नियम का उपयोग कहाँ करेंगे, तो कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। तो ये दो आपका नियम समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। अब तीसरा उपयोग समझेंगे। तो तीसरा उपयोग है कोलराउस, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल, दोनों उपयोग को ध्यान दीजिएगा, यह भी दुर्बल है और यहाँ पर एकदम सेम नियम लिखा गया है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के, बस यहीं से क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें क्या लिखा गया है, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। अब यहाँ लिखेंगे वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। अब यहाँ लिखेंगे वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है, की लिखेंगे गणना की जाती है, की जाती है।
यह गणना निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यह गणना जो है निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो अब सूत्र कौन सा है? तो कोलराउस का जो नियम का उपयोग जो होता है यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट के क्या तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है, और यहाँ पे जो है दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। और यह गणना जो है निम्न सूत्र मतलब नीचे सूत्र दिया जाएगा और इसी सूत्र के सहायता से गणना की जाती है। तो यह जो है के का नाम है वियोजन स्थिरांक है और इसकी गणना करते हैं अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है? तो वियोजन स्थिरांक का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से किसकी गणना करेंगे? वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे। तो यह सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। और एक और सूत्र है, तो यह सूत्र भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो के का सूत्र होता है सी अल्फा का स्क्वायर बटा सी 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस क्या होता है? अल्फा। तो यह दोनों सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इसको घेर देंगे सूत्र को और इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो सूत्र क्या है? के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटा सी 1 माइनस अल्फा है। अब इसमें सबका नाम को नोट करेंगे कि इसमें अल्फा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा अल्फा का नाम जो है वियोजन की मात्रा है और सी का नाम जो है सांद्रता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ अल्फा बराबर क्या होगा? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या नाम है? वियोजन की मात्रा। और सी का क्या नाम है? तो सी का नाम है सांद्रता। क्या नाम है? सांद्रता। सांद्रता, सी का नाम सांद्रता है। और इसमें के का क्या नाम है? तो वियोजन स्थिरांक नाम है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 3 उपयोग अच्छे से समझाया गया। अब चौथा उपयोग के बारे में समझेंगे। अब चौथा उपयोग को अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब चौथा नियम क्या उपयोग क्या है? तो अभिगमन संख्या ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का प्रयोग किया जाता है। कौन संख्या? अभिगमन संख्या ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा वैद्युत या विद्युत अपघटय में धन आयन तथा ऋण आयन की अभिगमन संख्या ज्ञात करने में, अभिगमन संख्या ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो धन आयन और ऋण आयन के अभिगमन संख्या ज्ञात करने में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। किस नियम का? तो कोलराउस का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो जाएगा तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम,
फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, कितने सन में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग करके दो नियम बनाए थे। कितने नियम, दो नियम बनाए थे। तो यहाँ लिखेंगे फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग कर निम्न दो नियम दिए। नियम प्राप्त किए। तो फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा कितने ईस्वी में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग कर निम्न दो नियम प्राप्त किए थे। पहला नियम क्या था, पहला नियम, और यहाँ लिखेंगे दूसरा नियम। तो पहला नियम है वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। पहला नियम का क्या नाम था, वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा जो नियम था, तो यह था वैद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम लोग समझेंगे फैराडे का प्रथम नियम क्या है, वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे, वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। तो वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ये नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार बस थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो ये नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। इन्होंने एक सूत्र बनाए, यम समानुपाती क्यू, मतलब यम मतलब द्रव्यमान और समानुपाती आवेश, मतलब द्रव्यमान जो है आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही इनका प्रथम नियम है, बहुत आसान नियम है। तो भाषा बना करके लिखेंगे, सेंटेंस बना करके लिखा जाएगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको ये नियम क्या होगा याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यम जो है अर्थात यहाँ लिख देंगे और अर्थात लिखने के बाद से और यहाँ लिखेंगे यम समानुपाती क्यू। इसी में यह नियम जो है ऊपर जो लिखा गया है छिपा हुआ है। तो इस नियम को ध्यान देंगे। जब किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का क्या द्रव्यमान, यह द्रव्यमान है, यम का नाम द्रव्यमान है। और उसमें प्रवाहित आवेश किसे दिखाएंगे क्यू से, आवेश के क्या होता है समानुपाती होता है। यह चिन्ह किसका नाम है समानुपाती चिन्ह है। तो समानुपाती होता है वैद्युत अपघटन का फैराडे का क्या नियम कहलाएगा प्रथम नियम कहलाता है। और यहाँ लिखेंगे यम का नाम क्या है तो पदार्थ का क्या है द्रव्यमान है और क्यू का नाम क्या है आवेश है, समानुपाती है। जब इस समानुपाती को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड क्यू। अब जेड आ गया तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ और यहाँ क्यू बराबर लिख सकते हैं, क्यू बराबर भी लिख सकते हैं कि धारा गुणे क्या होता है समय होता है। और यहाँ जेड का नाम आ गया है तो यहाँ लिख देंगे जहाँ जेड एक नियतांक है, जहाँ जेड एक क्या है एक नियतांक है, एक नियतांक है। नियतांक भी लिख सकते हैं और स्थिरांक भी लिख सकते हैं। है जो उसका नाम है, याद रखिए उसका नाम है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, उसका नाम हो जाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड का क्या नाम है तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहां लिख सकते हैं यम बराबर क्या आ गया जेड क्यू। अब यहां से इसको या करके लिख सकते हैं, या बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ जेड क्यू को यहाँ नोट कर सकते हैं, जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा यम। तो समझ में आ रहा होगा। अब जेड बराबर क्या होगा तो जेड बराबर हो जाएगा जेड बराबर यम बटा क्यू को नीचे भेज देंगे तो यम बटा क्या हो गया क्यू। तो किसका सूत्र आ गया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र आ गया, द्रव्यमान बटा क्या होता है आवेश होता है। तो यहाँ से भी परिभाषा बोल सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है तो द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। अब इसके मात्रक को गणना करेंगे कैसे इसका मात्रक निकलेगा। तो अभी सूत्र पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं जेड बराबर क्या पढ़े हैं जेड बराबर पढ़े हैं यम बटा क्यू। मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या हुआ द्रव्यमान बटा आवेश। अब यहाँ लिखेंगे जेड का मात्रक बराबर यम बटा क्यू कोष्टक बंद करेंगे का मात्रक। यम का नाम क्या है तो द्रव्यमान है और क्यू का नाम क्या है आवेश है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है किलोग्राम
इसको लिख सकते हैं किग्रा प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या हो गया? किग्रा प्रति कूलाम। तो समझ में आ गया होगा कि जेट का मात्रक क्या होता है? तो किग्रा होता है, प्रति कूलाम होता है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे मात्रक निकाला गया है। अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन का, फैराडे का कौन सा नियम पढ़ेंगे? द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। यह भी नियम जो है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तो इसमें जो है द्वितीय नियम में जो हमारा वैद्युत अपघट रहेगा वह भिन्न भिन्न रहेगा और समान प्रबलता की धारा रहेगा, समान समय में प्रवाहित किया जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार का अनुपात क्या रहेगा? समान होता है। वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो इस नियम को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता, मतलब उसका जो प्रबलता है वह समान है, समान मीन्स बराबर है, समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय में, समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो यदि दो भिन्न मतलब दो अलग अलग जो है वैद्युत अपघटय में समान प्रबलता की धारा समान समय तक क्या किया जाए? प्रवाहित किया जाए। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात समान रहते हैं। इस नियम को ही क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। तो यहाँ पे इस नियम के बारे में पहले समझेंगे ये क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद और यहाँ लिखेंगे यम जो है यहाँ द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात क्या हैं? समान रहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे W/E बराबर जो है यहाँ लिख सकते हैं नियतांक। अब इसके बारे में समझेंगे क्या लिखा गया है। यदि दो भिन्न वैद्युत अपघट में समान प्रबलता की धारा समान समय में क्या किया जाए? प्रवाहित की जाए।
तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार का अनुपात क्या होता है, समान रहते हैं। तो अर्थात क्या है, यह जो है मुक्त द्रव्यमान है और इसका ई का नाम है तुल्यांकी भार है, और दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक के क्या है, बराबर है। तो यहाँ दूसरे लाइन से लिख सकते हैं W1 बटा E1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर कर लेंगे क्योंकि समान होता है, तो यहाँ लिख देंगे W2 बटा लिख सकते हैं E2। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कि यह दोनों का मान जो है क्या कर लेंगे, समान कर लेते हैं। यह किसका नियम हो जाएगा, तो फैराडे का किस द्वितीय नियम है। तो यह W1 मान लेंगे, इसको E1 मानेंगे, इसको W2 इसको E2 मान लेंगे। अब इसका नाम जानेंगे कि इसका नाम क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, अब W1 का क्या नाम है और ये W2 का क्या नाम है, तो पहले पदार्थ के इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्रा नाम है। क्या नाम है, पहले पदार्थ की इलेक्ट्रोड की मात्रा, इलेक्ट्रोड की मुक्त मात्रा। तो W1 का नाम तो जान गए। अब हम लोग समझेंगे W2 का क्या नाम है। तो पहले के जगह पे अब क्या लिख लेंगे, दूसरे पदार्थ की, अब यहाँ लिखेंगे दूसरे पदार्थ की इलेक्ट्रोड, दूसरे पदार्थ की इलेक्ट्रोड की मुक्त मात्रा। तो W1 W2 तो समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है E1 का क्या नाम है, तो पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार। यहाँ लिख देंगे पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार क्या नाम है, पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार। और E2 का क्या नाम है, तो दूसरे पदार्थ की तुल्यांकी भार, दूसरे पदार्थ की तुल्यांकी भार। तो समझ में आ गया होगा सबका नाम क्या है। तो इस नियम को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम बहुत ही IMP माना जाता है। अब इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल करके बताया जाए। तो फैराडे नियतांक की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे नियतांक कहलाता है। कितने मोल पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होता है उसी को क्या कहेंगे, फैराडे नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा को लिख सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा याद हो जाएगा। तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे नियतांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किसे, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फैराडे नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है।
इसका मात्रक कूलाम होता है। तो यह कई बार कंपटीशन के भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब फैराडे नियतांक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे फैराडे नियतांक F बराबर होता है फैराडे नियतांक इसको सूत्र होता है F बराबर होता है F बराबर N E होता है। तो फैराडे नियतांक का सूत्र क्या आ गया, F बराबर N E। तो इसमें N का क्या नाम है और E का क्या नाम है, तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ N बराबर क्या नाम है, तो N बराबर नाम है अवोगैड्रो की संख्या, अवोगैड्रो संख्या। तो N का नाम याद रखिएगा, अवोगैड्रो की संख्या हो जाएगा। और उसका मान क्या होता है, तो N का मान याद रखे रहिएगा, इसका मान होता है, क्लास आप लोग 11 में पढ़े होंगे, 6.022 गुणे 10 की पावर क्या होता है, 23 होता है। और E का नाम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। E का मान क्या होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अगर यहाँ N का मान और E का मान यहाँ रख करके और गुणा कर दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, फैराडे नियतांक का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे F बराबर अब N का मान कितना है, तो 6.022 गुणे 10 के पावर क्या है, 23 है गुणे। और E का मान क्या होता है, तो E का मान यहाँ पे देखिए N E है, तो यहाँ पर यह N का मान हो गया और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। जब इसको गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान आएगा 96,488। इसको गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 96,488। लगभग यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 96,500 लिख सकते हैं। ये 488 है तो लगभग इसका मान होता है 96,000 क्या होता है, 500 क्या हो जाएगा, कूलाम। तो फैराडे नियतांक का मान आप लोग याद रख रहिएगा, 96,000 क्या होता है, 500 कूलाम होता है। तो आगे चल के इस मान का प्रयोग किया जाएगा न्यूमेरिकल में, तो F का मान 96,500 कूलाम होता है। अब इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, एक फैराडे जो है कितने बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक फैराडे मतलब कितना हो जाएगा, 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम। आवेश की वह मात्रा है, जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम, कितना ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण या अपचयन करता है, ऑक्सीकरण या क्या करता है, अपचयन करता है। तो एक फैराडे की परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, एक फैराडे मतलब 96,500 कूलाम आवेश की वह मात्रा होता है जो किसी पदार्थ के कितने, 1 ग्राम क्या, तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण या अपचयन कर सकता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से याद भी
हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन का उपयोग। वैद्युत अपघटन का कितना नियम होता है, तो वैद्युत अपघटन के फैराडे का 2 नियम होता है जो कल के वीडियो में बताया गया। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो ये वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ करेंगे, तो वैद्युत अपघटन का उपयोग जो है निम्न है। पहला यहाँ नोट करेंगे, इसका उपयोग वैद्युत लेपन में किया जाता है। वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग क्या करेंगे, मतलब इसका उपयोग मतलब वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या करेंगे, वैद्युत लेपन में होता है, लेपन में होता है। तो पहला तो समझ में आ गया होगा उपयोग कि इसका उपयोग जो वैद्युत का लेपन होता है तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग समझेंगे, दूसरा उपयोग इसका क्या है। तो यहाँ दूसरा उपयोग लिखेंगे वैद्युत अपघटय का उपयोग, यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण होता है। उपयोग किसमें, धातुओं के निष्कर्षण में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में होता है, निष्कर्षण में होता है। तो 2 उपयोग समझ में आ गया होगा। पहला जो इसका उपयोग होता है वैद्युत लेपन में होता है, और दूसरा जो वैद्युत अपघटन का उपयोग होता है धातुओं के किस में होता है, निष्कर्षण में होता है। अब तीसरा उपयोग के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरा जो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये लिखें इसके द्वारा महत्वपूर्ण यौगिक, इसके द्वारा लिखेंगे महत्वपूर्ण यौगिक जैसे H2O2, इसका क्या नाम है, तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड नाम है। याद रखिएगा इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। आदि के निर्माण में किया जाता है। तो वैद्युत अपघटय का उपयोग जो तीसरा क्या है, तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण यौगिक जो है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि के जो निर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब चौथा इसका उपयोग लिखेंगे, चौथा वैद्युत अपघटन का उपयोग चौथा क्या है, तो लिखेंगे वैद्युत अपघटन द्वारा फ्लोरीन, याद रखेंगे किसका, फ्लोरीन, कामा देंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का उत्पादन में किया जाता है। तो चौथा जो इसका उपयोग क्या है, तो वैद्युत अपघटन का जो चौथा उपयोग है, वैद्युत अपघटन द्वारा क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों के उत्पादन में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये वैद्युत अपघटन का जो है 4 उपयोग था। तो इस चारों उपयोग को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो यहाँ नोट करेंगे अब संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो जंग लगना को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होगा, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना, क्षय होना संक्षारण कहलाता है। कितना आसान ये परिभाषा है। क्या लिखेंगे, धातुओं का वायु मतलब हवा और जल के उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय मतलब हानियां होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जब धातु को खुला वायु में या जल की उपस्थिति में रख देते हैं तो वह धातु के ऊपर वो क्या लगता है, जंग लग जाता है। उसी जंग को विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यहाँ लिखेंगे जैसे लिख देंगे लोहे पर जंग लगना, ये पहला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा भी उदाहरण लिखेंगे तो लिख सकते हैं, तांबे और पीतल पर हरे धब्बे पड़ना। तांबे के अगर बर्तन देखे होंगे तो वहाँ पे जो है उसमें भी जंग लगते हैं। तो तांबे और पीतल पर हरे रंग का धब्बा पड़ना। हरे रंग का क्या होता है, धब्बा पड़ना। का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसका हो गया वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। और यहाँ दिया गया है जिंक जो है यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग किया है, और ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो यह जो है कैथोड का कार्य कर रहा है और यह जो है एनोड का कार्य कर रहा है। तो लिखा गया है यहाँ पर, जबकि ई के पावर जो 0 दिया गया और यहाँ Zn जो इसको Zn आपका लिखा गया, जिंक जो है यह एनोड है और यह क्या है, कैथोड के मान क्रमशः क्या दिया गया है, -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। तो इसमें जो है आपका वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद से यहाँ पे लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद से बस 2 चीज़ को ध्यान देना है इसमें, एनोड और कैथोड। यहाँ एनोड का मान क्या है और कैथोड का क्या मान दिया गया है। तो यह जिंक का मान कितना है, -0.76 दिया है, और कॉपर का मान क्या है, +0.34 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे ई एनोड। अब यहाँ लिख देंगे ई एनोड का मान कितना इसमें दिया गया है। तो यहाँ ई एनोड बराबर मान दिया गया है, कितना मान है, तो -0.76 वोल्ट दिया गया है। यह किसका मान है, तो ई एनोड का मान है। अब ई कैथोड का मान कितना है इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर ई कैथोड का मान दिया गया है, ई कैथोड बराबर इसमें मान क्या है, तो प्लस है, तो प्लस लिख देंगे 0 दशमलव कितना है, तो 34
क्या है, वोल्ट है। यह दो मान इस प्रश्न में दिया गया है, ई एनोड और ई कैथोड। सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है, तो इसका अर्थ हो गया ई सेल बराबर प्रश्नवाचक। यहाँ लिख देंगे ई सेल बराबर क्या रहेगा, प्रश्नवाचक। तो इसमें दो मान दिया गया और एक मान की हमें गणना करना है, ई सेल। अब यहाँ यह फार्मूला लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। यह सूत्र को याद रख लीजिए। बहुत यह जो सूत्र जो है आईएमपी है और इसी सूत्र के सहायता से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सूत्र क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस क्या है, ई एनोड है। अब यहाँ पे मान रखेंगे ई कैथोड का मान कितना दिया गया है और ई एनोड का मान कितना दिया गया है। तो ई कैथोड का मान क्या है, 0.34। यह किसका मान है, तो ई कैथोड का मान है, माइनस कर देंगे। और ई एनोड का मान क्या दिया गया है, तो माइनस 0.76 दिया गया है। अब ये दोनों मान को ध्यान से इसको देख लीजिए और देखने के बाद से समझ लीजिए। बस थोड़ा सा तो देखना है और ये आपको क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 0. क्या हो गया, 34। ये किसका मान है, तो ये ई कैथोड का मान था और माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस 0.76 हो जाएगा। अब ये दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ने पर ये मान आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। तो आप 0 नहीं लिखेंगे तभी आपको काम चल सकता है। यहाँ लिखना चाहेंगे तो 0 लिख सकते हैं, 1.1 और ये क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। कितना आसान है, आंसर आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। बस इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना है कि ई एनोड का मान क्या है और ई कैथोड का क्या मान है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है, Zn जो है यहाँ पर जिंक जो है यहाँ पर क्या है, यह एनोड है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और यह कोबाल्ट जो है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और इसकी सांद्रता कितना है, तो 1 मोलर जो है सांद्रता है। तो यहाँ समझ में आ गया, यह एनोड और यह क्या है, कैथोड, और यह समानांतर कहा जाता है। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करना है, अर्थात वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। जबकि इस सेल के लिए E0 जो दिया गया है, यहाँ पर कह दिया गया क्वेश्चन में कि जो एनोड का मान और यह क्या मान, कैथोड का मान क्रमशः क्या क्या है, -0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.28 वोल्ट है। इनकी सांद्रता कितना है, तो 1 मोलर। यहाँ देखिए 1 मोलर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ कह दिया गया लास्ट में भी इसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर है। तो यह क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यह क्वेश्चन सबसे आसान है। बस इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसमें यह देखना है कि इसमें कैथोड का मान कितना दिया गया है और एनोड का मान कितना दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ कैथोड और एनोड के मान को नोट करेंगे और यहाँ लिखेंगे ई एनोड का मान कितना दिया गया है। तो ई एनोड का मान, तो कैसे पता चला कि ई एनोड कौन है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब यह जो है एनोड है और यह जो है क्या है, कैथोड है। तो यह पहला मान जो है जिंक का है और ये दूसरा मान जो है कोबाल्ट का है। तो यह एनोड का मान क्या है, -0.76 वोल्ट। यह किसका मान है, तो ई एनोड का मान है। तो यह पहला मान नोट कर लेंगे। अब यह दूसरा मान लिखेंगे ई कैथोड। अब ई कैथोड का मान इसमें कितना है, तो ई कैथोड का मान जो है प्लस है। तो यहाँ प्लस लिखना चाहे तो लिख दीजिए, प्लस 0.28 वोल्ट। तो यह किसका मान हो गया, तो ई कैथोड का मान
और ऊपर का जो मान निकला है यह मान क्या है, ई एनोड का मान। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो ई सेल। ई सेल का मतलब हो गया कि सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ई कैथोड का मान कितना दिया गया है, तो ई कैथोड का मान क्या है, 0.28 दिया गया है, माइनस, और ई एनोड का मान माइनस 0.76 दिया गया है। अब यह माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.28 प्लस हो जाएगा 0.76। अब ये दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर आ जाएगा 1.04 वोल्ट, 4 वोल्ट। यही क्या हो गया, सेल का वैद्युत वाहक बल की गणना हो गया। तो कितना आसान है, क्वेश्चन देखने में लग रहा था कितना टफ है, लेकिन बहुत ही क्या है, आसान है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है mg। अब यहाँ पर mg जो है एनोड का कार्य कर रहा है mg, और यह जो है कॉपर जो है यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया है, ग्रहण किया है। तो सेल का EMF ज्ञात कीजिए। तो सेल का वैद्युत वाहक बल की यहाँ पे गणना करना है, जबकि इस सेल के लिए e⁻0 EMG मतलब एनोड इसको कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कैथोड के लिए मान क्रमशः क्या दिया गया है, -2.37 वोल्ट है और तथा 0.34 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए और इसको हल कीजिए, और इस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्रश्न नंबर 3 आपको हल करना है। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो डेनियल सेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है सेल का, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डेनियल सेल के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है, तो 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है, और यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है। तो यह समीकरण से पता करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस यहाँ 2 है और यहाँ पर भी +2 है। तो इसका मतलब इधर एरो को इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एरो को इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 है। और हमको गणना किसका करना है, तो मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पहले मान को नोट कर लेंगे किसका किसका मान दिया गया। तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान यहाँ पे दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान यहाँ कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर E0 का मान दिया गया है 1.1 वोल्ट। यह पहला मान नोट हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, तो 2 है। तो N बराबर लिखेंगे 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे किसकी गणना करना है, तो गिब्स ऊर्जा की गणना करेंगे। तो गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या है, और वो भी मानक है। तो मानक इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, 0 घात। तो डेल जी के पावर क्या हो गया, 0। इसका मतलब मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है। तो इसमें मान कितना दिया गया, 2 मान दिया गया, और एक मान इसमें क्या है, गणना करना है। तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे। अब ये सूत्र इसका क्या होता है, तो डेल जो है जी के पावर 0 का सूत्र होता है, यह कल के वीडियो में सूत्र को बताया गया है। सूत्र होता है -NF e के पावर क्या है, 0। यह सूत्र को बारे में बताया जा चुका है अभ्यास में। यदि आप अभ्यास नहीं देखे हैं तो उसका अभ्यास देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आता रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है मान को भरेंगे।
अब यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यन का मान कितना है तो 2 है, तो यन का मान 2 हो गया। यफ का नाम है फैराडे नियतांक, तो फैराडे नियतांक का मान आप लोग को याद रखना है 96,500 होता है। कितना होता है? 96,500 होता है। और यहाँ पे E0 का मान कितना है तो 1.1 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1.1 वोल्ट। तो यह किसका मान? तो यन का मान हो गया। और यह किसका मान है? तो यफ का हो गया। और यह किसका मान है? तो ई का मान हो गया। अब तीनों का जब गुणा करेंगे और गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -212 300 कूलाम वोल्ट, कूलाम वोल्ट। तो इसका आंसर क्या है? 2,12,300 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा? तो कूलाम वोल्ट हो जाएगा। तो यह जो गुणा करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि 2,12,300 आया कि नहीं आया। तो कितना आसान यह भी क्वेश्चन था। गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा की क्या करना था? गणना करना था। तो इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 जो है यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो 1 मोल Al के पावर 3 घात है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, को Al में कितने आवेश की आवश्यकता है? तो इसमें आवेश की गणना करना है कि कितने आवेश की आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से और यहाँ 1 मोल Al है, तो यहाँ लिखेंगे Al के पावर कितना है? तो Al के पावर यहाँ 3 है, को Al में, अब यहाँ पे Al मतलब एल्युमिनियम में इसको बदलेंगे तो यहाँ +3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा? यहाँ पर Al बन जाएगा। तो यह समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, तो क्या बनेगा? Al बन जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर जो है 3 है। n बराबर क्या है? 3 है। किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 3 है। अब इसमें किसकी गणना करेंगे? तो आवेश की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा का सूत्र क्या होता है? तो आवेश की मात्रा का सूत्र याद रखिएगा NF होता है। क्या होता है? NF होता है। तो NF का मतलब N का नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और F का नाम है फैराडे नियतांक। तो N का मान तो इसमें मालूम है 3 और फैराडे नियतांक का मान नहीं आपको याद रहेगा तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फैराडे नियतांक के मान को आप लोग याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न में नहीं दिया जाता है फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि फैराडे नियतांक का मान कितना होता है। तो याद रखिए फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500 कूलाम। क्या होता है? 96,500 कूलाम होता है। तो अब यहाँ पे जब लिखेंगे n का मान क्या है? तो 3 है। और F का मान क्या होता है? तो 96,000 क्या होता है? 500 होता है। अब यह 96,500 में जब 3 का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 28,95,00 कूलाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2,89,500 कूलाम आ जाएगा। तो इसका गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कितना आसान है आवेश की मात्रा गणना करना था। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको न्यूमेरिकल को हल किया जा रहा है। तो यह सब जितने भी क्वेश्चन को बताया जा रहा है ये सब बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इसे आप लोग हल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी हल कीजिए। आपके बुक में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है इसी टाइप पर, तो आप लोग हल भी करते चलिएगा। तो एक प्रश्न आपको और दिया जा रहा है, इसको हल करके आप लोग जरूर आंसर को बताइएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर ये 6 हो जाएगा। 1 मोल कॉपर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को Cu मतलब कॉपर में कितने आवेश की आवश्यकता है?
तो अभी हम लोग एल्युमिनियम में पढ़े हैं। अब एल्युमिनियम के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कापर पर। तो कापर में कितने आवेश की आवश्यकता है, तो इसको आंसर को इस क्वेश्चन को हल करके इस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पहले सोचेंगे कि MnO4 में Mn पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर Mn4 में MnO4 के पावर क्या है, माइनस है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते हैं कि Mn पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान देंगे आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करेंगे। तो मान लेते हैं Mn की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। प्लस O का क्या होता है, तो O का जो होता है O का -2 से क्या करते हैं, और यहाँ 4 से जो गुणा कर लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, -1 है। तो एक बार ध्यान दीजिए क्या किए हैं, यहाँ पर Mn को क्या मान लिए हैं, x मान लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या हमें मालूम नहीं है। और O का क्या होता है, तो -2 होता है, और यहाँ 4 घात है तो यहाँ नीचे 4 है तो 4 से गुणा कर लेंगे, -1 है तो यहाँ -1 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, x -4 दूनी 8 बराबर -1, 8 को 75 कर लीजिए। तो x बराबर क्या होगा, -1 + 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो x बराबर क्या गया, 7। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो है 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे पता चला, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो नोट करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो Mn के ऊपर जो हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो Mn के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Mn के ऊपर क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर करना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। तो 7 में से जब 5 निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना घटाना पड़ा कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n बराबर जो है 5 है। कितना है, 5 है। तो n 5 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। 7 में से जब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की मात्रा निकालेंगे। तो आवेश की मात्रा का सूत्र क्या होता है, तो आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा का सूत्र होता है, कल के भी वीडियो में बताया गया है, NF होता है। क्या होता है, NF होता है। अब यहाँ n का मान क्या है, तो n का मान जो है 5 है। तो n का मान 5 हो गया। और F का नाम क्या है, तो F का नाम फैराडे नियतांक है। अब फैराडे नियतांक का मान क्या होता है, तो 96,500 होता है। फैराडे नियतांक का मान क्या होता है, 96,500 होता है। अब 96,500 को गुणा किस में करेंगे, 5 में कर देंगे। तो गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 4,82,500 कूलम। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया, बहुत आसान था क्वेश्चन। तो बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ Mn का जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं मालूम था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 निकला। तो यहाँ 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको 2 इलेक्ट्रॉन पर हमको गणना करना था। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 5 हो गया। और आवेश की मात्रा NF हो गया, n का मान 5 और F का मान तो आप लोग को याद होगा, फैराडे नियतांक 96,500 गुणा कर लेंगे तो 4,82,500। तो प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है 298 केल्विन पर। क्वेश्चन को आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो 298 केल्विन पर 0.20 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.025 सीमेंज सेमी इनवर्स है। यह सीमेंज है, ध्यान दीजिएगा, सीमेंज सेमी इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो इसमें मोलर चालकता की गणना कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ जो ताप दिया गया 298 केल्विन,
और यहाँ पे क्या मान दिया गया 0.20 मोलरता आपको दिया गया है। तो और यहाँ पे जो दिया गया है चालकता, तो यहाँ विशिष्ट चालकता इसको कहा जाएगा। और विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा से, याद रखेंगे कप्पा से। तो कप्पा बराबर क्या नोट कर सकते हैं, तो 0.025 सीमेंज सेमी का इनवर्स। सीमेंज क्या है, सेमी का इनवर्स। एक मान आपको क्लियर हो गया। और मोलर सांद्रता दिया गया, सांद्रता यहाँ कितना दिया गया 0.20 जो है मोलरता आपको दिया गया है, यहाँ पर मोलर है। तो यहाँ सांद्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ सांद्रता यम से प्रदर्शित करेंगे। यम बराबर जो है कितना मोलरता है, तो 0.20 क्या है 20 है। अब दो मान क्लियर हो गया। अब उसके बाद से किसकी गणना कीजिए, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे कैप यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दो मान क्लियर हो गया। कहाँ से नोट किए हैं, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। और ये टेम्परेचर जो दिया ताप दिया गया, तो यहाँ ताप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ताप सूत्र में जो है ताप की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये सूत्र क्या है, मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, तो मोलर चालकता का सूत्र होता है कैप यम बराबर, आप लोग अभ्यास में पढ़े होंगे कि कप्पा गुणे क्या होता है 1000 बटा क्या होता है यम। यम का नाम क्या है, मोलरता। तो अब यहाँ मान रखेंगे इसमें। तो कप्पा का मान कितना दिया गया है, तो कप्पा का मान जो दिया गया है यहाँ पर 0.025 गुणे क्या हो गया 1000 बटा हो गया। और यम का मान कितना है, तो 0.20 इसको कहा जाएगा 0.20। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हल करना बहुत आसान है। इसमें 3 जीरो है और 3 स्थान दशमलव है। ध्यान दीजिएगा 3 जीरो 3 स्थान दशमलव है, तो इस 1000 से इसका दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये दशमलव हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 हो गया बटा, और नीचे क्या है 0.20 है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो किससे गुणा कर दें, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव जो है हट जाएगा। तो दशमलव हटाना जो है सीख लीजिए कैसे हटाया जाता है। और 25 में जब 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और इससे 100 से जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 होने के बाद अब क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, और 2 से जब काटेंगे 250 को, तो कितने बार में जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो 125 आ गया। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो होगा सीमेंज सेमी का स्क्वायर मोल इनवर्स। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया गया। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करिए, इसको हल कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब प्रश्न नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी जो क्वेश्चन है कई साल पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन को देखते चलिए। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निपेक्षित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ कॉपर का द्रव्यमान की गणना करना है। और ये विलयन क्या है, तो कॉपर सल्फेट है, और उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रहा है, तो 1.5 एम्पियर की धारा बह रहा है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर धारा कितना एम्पियर है, तो आई। तो आई लिखेंगे हम। धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आई बराबर क्या है, तो 1.5 एम्पियर है। 1.5 एम्पियर की धारा है। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम जो है टी बराबर लिखेंगे 10 मिनट है। कितना मिनट है, तो 10 मिनट है। मिनट को सेकंड में यहाँ बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को किस में बदला जाता है, सेकंड में। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 60 से अगर गुणा कर दें तो किस में आ जाएगा, मिनट से किस में आ जाएगा, सेकंड में। अब 10 का गुणा जब 60 में करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यहाँ पर कॉपर है, कॉपर पर कितने आवेश होते हैं, +2 चार्ज होते हैं। याद रखिए कॉपर के ऊपर जो होते हैं
प्लस कापर कभी भी देखे होंगे आप लोग, कापर लिखा होता है Cu के ऊपर क्या घात होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कापर का जो संयोजकता होता है कितना होता है, 2 होता है। कितना, 2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं। और कापर का जो परमाणु भार होता है, मतलब Cu का परमाणु भार कितना होता है, तो Cu का जो परमाणु भार होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में कि Cu का परमाणु भार 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है। और Cu का जो होता है, Cu का संयोजकता कितना होता है, तो Cu का संयोजकता जो होता है 2 होता है। +2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ 2, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो यहाँ तक पूरा मान यहाँ नोट हो चुका है। अब हमको किसको गणना करना है, तो द्रव्यमान की गणना करना है, कापर का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की गणना करने से पहले याद रखिएगा, जब भी द्रव्यमान की गणना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो रासायनिक तुल्यांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Z से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ सूत्र पहले लिख लेंगे, और गणना करने के बाद ही जा करके तब कापर का द्रव्यमान की गणना किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत का रासायनिक तुल्यांक, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार बटा संयोजकता गुणे 96,500। 96,500, यह 96,500 किसका मान है, तो फैराडे नियतांक का मान है। अब यहाँ मान को रखेंगे, इसमें रख करके Z का मान की गणना कर लेंगे। तो परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार देखिए लिखा गया यहाँ पर 63 है, तो यहाँ 63 हो जाएगा। संयोजकता कितना है, तो 2 है। और यहाँ जो है 96,500 को नोट कर लीजिए। तो ये किसका मान निकल गया, तो Z का मान निकल गया। तो अब यहाँ इसको गुणा करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आगे चल के गुणा किया जाएगा। और इसमें किसकी गणना करना था, तो कापर का द्रव्यमान। तो अब यहाँ लिख देंगे कापर का द्रव्यमान। तो कापर का द्रव्यमान का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे फैराडे के वैद्युत अपघटनी नियम के द्वारा। फैराडे का प्रथम नियम जो पढ़ा गया होगा कि यम जो होता है, क्या होता है, अनक्रमानुपाती जो होता है, आवेश के अनक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ इसका सूत्र बताया गया था अभ्यास में कि यम बराबर होता है ZIT होता है। क्या होता है, यम बराबर ZIT। यह फैराडे के वैद्युत अपघटनी प्रथम नियम से यह सूत्र बना था, यम बराबर ZIT। अब यहाँ पर जो है मान को रखा जाएगा। तो Z का मान यहाँ निकल चुका है, देख लीजिए Z का मान निकला है कितना, 63/2 गुणे 96,500। ये किसका मान है, तो यह Z का मान है। अब यहाँ I का मान आप लोग शुरू में ही नोट किया गया है, 1.5 एम्पियर। और T का मान क्या है, तो 600 है। क्या है, 600। टी का मान क्या था, 600 सेकंड था। 10 मिनट था तो 10 मिनट को सेकंड में बदले थे तो 600 हुआ था। अब यहाँ क्या किया जाएगा कि 1 जीरो से इसको 10 हटा देंगे, 15 छक्के के ना हुआ 90, 900 हो जाएगा। टोटल इसका जब गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर 63 गुणे 900। क्या होगा, 900 बटा हो जाएगा, बटा। तो बटा को ध्यान देंगे, बटा में क्या है, 2 गुणे क्या है, 2 गुणे 96,500। तो 2 गुणे 96,500। तो समझ में आ रहा होगा ये किसका मान भरे हैं, तो Z का मान भरे हैं। और ये किसका मान है, तो I का। और ये किसका, T का। अब इसके बाद से 600 का गुणा 1.5 में करेंगे तो 900 हो गया। और 900 में यहाँ 2 जीरो है तो जो 2 जीरो से इसको काट देंगे, 2 जीरो खत्म हो गया। अब जो है 63 में कितने का गुणा करेंगे, तो 63 में जो है 9 का गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा गुणा करने पर 567। क्या आ जाएगा, 567 आ जाएगा। आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा, 567 हो गया। और यहाँ जो है 2 का गुणा जो 965 में करेंगे तो यह आ जाएगा 1930 में 1930। अब 1930 में 567 में जब भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा,
तो आंसर नोट कर लीजिए 0.2938 ग्राम। किसका मान निकल गया? तो कॉपर का जो है द्रव्यमान का मान निकल गया। तो समझ में आ गया और कैसे हल किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें जो है सबसे पहला ध्यान देना है कि जब द्रव्यमान पूछा जाएगा, मतलब किसी का भी द्रव्यमान इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें जो है धारा और समय भी दिया हो तो सबसे पहले जेड का मान निकालना पड़ेगा। जेड का मान निकलेगा तभी जा करके यहाँ जेड का मान को यहाँ पर रखा जाएगा और रख करके इसको हल कर दिया जाएगा तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर जो 10 है, कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन सेम आपका है, आपको दिया जा रहा है लगाने के लिए। इसको लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की। इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं प्रश्न नंबर 9 में 1.5 एम्पियर की धारा था। तो इसमें अब धारा कितना है? 2 एम्पियर की धारा है। 450 सेकेंड, यहाँ देखिए सेकंड में है और उसमें क्या हम लोग पढ़े थे? मिनट में पढ़े थे। तो मिनट को सेकंड में बदला गया था, यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जो है 450 सेकंड का ही प्रयोग करेंगे। तो 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की गणना कीजिए। तो यहाँ कॉपर का जो है द्रव्यमान की गणना करना है। यहाँ कॉपर की द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान की गणना कीजिए, द्रव्यमान की गणना करना है, द्रव्यमान की क्या करना है? गणना करना है। और Cu का जो हमारा परमाणु भार क्या होता है? तो 63 होता है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में इसे हल कीजिए और हल करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को जो है आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या हैं? सवाल लगा लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं कैसे इसको हल किया गया। तो आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में हल करके इस आंसर को ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।